गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। फार्मर्स आर द बैकबोन। किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसानों की आय बढ़ाना हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है, बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक प्लान है। हमारे देश के अंदर तरक्की तभी हो पाएगी जब किसानों की इनकम डबल होगी। किसानों की आय को डबल करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हाल ही के अंदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर किया गया है। कृषि के अंदर ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इस रिफॉर्म की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं ये देख करके बहुत खुश हूं कि अब किसान पूरे देश में कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। अब उनके ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि उनको अपने ही क्षेत्र के अंदर फसल बेचनी है। उनको मंडी में ही पहले की फसल बेचनी होती थी, वैसी अब बाध्यता नहीं है। अब वो देश के अंदर कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में डील करता है उनको आराम से स्टोरेज कर सकता है, क्योंकि स्टोरेज बहुत जरूरी है। स्टोरेज होगा तभी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का सही दाम मिलेगा और तभी हेल्दी मार्केट डेवलपमेंट हो पाएगा और तभी थोड़ी बहुत उनकी रेट बढ़ेगी। रेट बढ़ेगी तो अगले साल किसान को और फसल उगाने का इंसेंटिव मिलेगा। अगर रेट नहीं बढ़ रही तो किसान फसल क्यों उगाएगा? आप कह सकते हैं साहब इससे महंगाई बढ़ जाएगी, तो बाकी चीजों के अंदर भी तो महंगाई बढ़ती है। आप देखिए बाकी सब सेक्टर्स के अंदर रेट्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फार्मर्स के मार्जिन रिड्यूस हो रहे हैं। फार्मर्स की इनकम लगातार रिड्यूस हो रही है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले सिर्फ 1,000 रुपये महीने पे सैलरी पे काम करता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी आज सैलरी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना हो गई है। लेकिन जो किसान आज से 70 साल पहले साल में 20,000 रुपये या 50,000 रुपये कमाता था, आज भी वो उतना ही कमा रहा है। उसकी इनकम नहीं बढ़ पा रही। क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ रही है और आउटपुट की कॉस्ट बढ़ नहीं रही। फार्मर्स बाजार में खरीदने के लिए जाता है बीज या दूसरे सामान, उनकी रेटें बहुत बढ़ गई। लेकिन जब फार्मर फसल बेचने के लिए जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आउटपुट की कीमत कुछ नहीं मिल रही। अब फार्मर की इनकम को डबल कैसे किया जाए? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज रखा है कि किसान की आय को डबल करना है। बट ये चैलेंज कैसे अचीव होगा? हाउ विल इट हैपन? तो इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और सबसे शानदार उपाय है एफपीओ। अगर किसान अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह वो अपनी आय को डबल कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को कमर्शियली मार्केट में अच्छी रेट पर सेल कर पाएंगे। तो ये एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने यहाँ पर अपने बीच में इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर अभिषेक ओझा को बुलाया है। He is a professional. He is having his office in Jaipur. So Abhishek Oja, I welcome you. Please share with us what are the procedures involved. एक एफपीओ शुरू करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे एफपीओ शुरू किया जा सकता है, क्या हर किसान ये काम कर सकता है, और एफपीओ शुरू करने के बाद आगे के स्टेप्स क्या होंगे? तो जरा हमें विस्तार से बताइए एफपीओ और इसके बारे में। तो आपका स्वागत है and I welcome you. Please speak out. आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अभिषेक जी। अनम्यूट योरसेल्फ। आप म्यूटेड हैं, आवाज नहीं आ रही। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही। नाउ यू कैन स्पीक। अब मैं अपने आप को अनम्यूट कर लेता हूँ। अब आप आराम से बोलिए और आपको कोई पीपीटी भी दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हैं। वेरी गुड, हमें दिख रही है Yes, पीपीटी। फार्मर प्रोड्यूसर thank you, ऑर्गेनाइजेशन। thank you, अब thank स्टार्ट। you. So there is a problem. That's why I'm just doing it because sharing is not properly visible here. So नहीं, I'm हमें just doing दिख it रही with है, a PPT. हमें एकदम साफ Yeah, दिख रही है। इसमें आप F5 बटन दबा दें जिससे ये स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाए। फुल स्क्रीन हो okay, जाएगा okay, तो yes, दिखाई पड़ेगी। yeah, yeah, sure, sir.
Yeah, hi, I am CS Abhishek Oja, and here today I am going to tell you about farmer producer organizations. So, you all know that farmers are the backbone of our country, and more than 62% of people are dependent on agriculture. And as we all can see, the farmers are still unrecognized, deprived of the latest techniques, and they do not possess the latest knowledge for the farmings. And due to this, production is decreasing day by day, and farmers are facing great loss on the part of crop failure and economic losses also. So, to make all these things in a proper manner, the government took initiatives and formed the farmer producer organizations, because more than 15% of the farmers are accounting for suicides in India. And as we all can say, there are a lack of knowledge and techniques available to the farmers, and they do not possess these technology because of many issues like we can say finance and proper education. So, what is an FPO? As we can see that FPO is an legal entity formed with primary producers such as farmers, milk producers, fishermen, weavers, rural artisans, etc. And non-producers such as weavers, handicrafts people can also make FPOs. So there is no bars that only a farming people can form an FPO. Even a non-farming people can also make an FPO. So Small Farmers Agribusiness Consortium is SFAC, is a consortium made by Government of India as an initiative which provides support for the promotion of FPOs in all over India. Now we will go to the features of production organizations. It is a organization which is formed by a group of producers, which can be either farmers or non-farmer activities. It is a registered body and a legal entity. Producers can be shareholders and the members of the organizations. Farmer producer organization deals with the business of primary products or produce only. It works for the benefits of the members and members producers and for their well-being and other benefits. The profits can be shared among the members, and the surplus which is left afterwards, which can be added back to the own funds or can be go for as a patronage funds or a patronage bonus to the members. Now we can see the legal forms of the POs. There are a lot of forms are available in the market, such as Corporate Societies Act and or Autonomous or Mutually Added Cooperative Societies Act of the respective states. As we can say that respective states have their own Cooperative States Act, so there is no bar like even a person is even if a PO wants to register in Punjab, they have their own respective Corporate Society Act. Now, second is Multi-State Cooperative Society Act 2002. As a multi-state cooperative society, this society can work in all over the states, even the other states also, unlike only a single state, which we can see in the Corporate Societies Act for the respective state only. Now, another form is a producer company, which is under Section 581C of Companies Act, which is formed in the Chapter 9. Next, the Section 8 companies as per Companies Act 2013, which is an amended from Companies Act 1956, which are NPOs under Section 25. Now the society is registered under the Society Registration Act 1860s. It is a society registered. It covers all over India. All the societies registered under this act. Okay, now we'll go for the objectives of the scheme, which are formed by the for the POs. First, it helps to build a sustainable agriculture sector for promoting and supporting the FPOs that enable farmers to improve their productions and productivity in the state. Second, to provide support through the qualified resource institutions, because there are many institutions which are forming for the betterment and well-being of the
farmers. So these are these are making promotions for the FPOs and providing resources. Yes, sir. अभिषेक, एक Yes, एक sir. पूछ रहा था मैं कि आपने बताया कि एफपीओ को हम कोऑपरेटिव में भी रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी के रूप में भी रजिस्टर कर सकते हैं। Yes, sir. तो Yeah. एफपीओ को हम चाहें जिस फॉर्मेट चालू कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इसको कंपनी के रूप में शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सोसाइटी के रूप में शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी और फॉर्म में शुरू कर सकते हैं, ऐसा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. You can also start with in the form of trust also. So अच्छा, there are the तो basic मतलब things. आप एफपीओ किसी भी रूप में शुरू कर सकते हो, कोई ये Yes, जरूरी sir. नहीं है Yes. कि आपको सोसाइटी के रूप में शुरू करना है, आप किसी भी रूप में शुरू कर सकते हो। Yes, sir. It can अच्छा, either be registered or can either not registered. But if it is registered, then they have the more privilege than unregistered firms in the market. That's अच्छा, why. एक और ये So पूछना था कि yes, ये sir. एफपीओ का गवर्नमेंट की किस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होता है, कम से कम कितने किसान चाहिए शुरू करने के लिए, और एफपीओ Yes, sir. शुरू करने में कितना समय लगता है, गवर्नमेंट से फॉर्मेलिटीज वगैरह क्या होती है, कितनी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, ये थोड़ा और बताइए। Yes, sir. The FPOs can be formed with at least 10 farmers and at least 2 farming entities like a company or an institution. They can form an FPO, and FPO can be registered in the form of companies or Section 8 companies through the medium of MCA, Minister of Corporate Affairs. These have their website also, MCU21, and apart from that, they can also be registered under the different acts of the Societies Act, which is governed by the simple states or the concerned states. So they can make it. So for making the company, they have the proper what we can say. There is a proper things which we include in the forming an FPO companies. So it requires at least 5 lakh capital in the market. Second, it requires 10 people who are the farmers or non-farmers. With that, at least 2 people who at least 2 companies which are in the sector of farming. These are the basic necessities. They can be 2 or more than 2 companies can also be included in the membership also. So for that, they can start by applying with the simple. So there is a new things which has come in the market as through MCA, which is we can I can show you there. Yeah. So there is a Spice Plus with the with name reserve. You can apply with that name also, which should be a proper name, which should not be matched with another name of the company. And producer company should require to add producer company limited or producer company private limited with their names. So Spice Plus, which is required to be filed with the company, it requires the assent of all the directors and the members of the company, which will be admitted as a members or directors in the company. They also require a digital signature certificate, which is also included while filing Spice Plus. Then require the members and shareholders stamp duties, which will be given by the Rajasthan state. Like for the 5 lakh capital, it is the stamp duty which is of rupees 3010. So and it with Spice Plus, we can also apply for the PAN and TAN of the company, MOA and AOA of the company, and there can be a transfer fee, share transfer fee, or the processing fee which will be required, and just some kinds of affidavits of the directors and the members. So these are the all the expenses and other things which are required to form a producer company in the market. We can also make societies and trust. Apart from that, which it can also require, it will be the same formalities which is required while making the producer company. So there is no difference in making producer company or a producer PO societies. It will be the same cost which will be required. So for that, the KYC of the directors will be required, which include the passport size photos and their DL or Aadhaar card copies, PAN card, and other details
such as bank passbook status, and what will be they eligible for being appointed as a director in the company or not. So these are the basic formalities which are required in making a producer company. So now we will go for the objectives of the scheme. It promote economical viable and self-governing FPOs, provide the required assistance and resources to the FPOs like input, financial resources, infrastructure, etc. It also enables farmers in accessing the market through FPOs such as buyers and sellers, and it will help them to access the market in a very easiest manner. It creates the policy environment for the investment in the FPOs to leverage their production and marketing strength, so that they can work in a very coordinately manner without any hazards. What is the role of FPC in the economy? It is these FPC is the cluster of farmers which join together hands to improve their economic betterment and for the better standard of living. So you can see in India you can set up a producer company with just 2 members and 2 institutions, because 80% of the farmers are disorganized and have small and marginal lands. Producer company have empowers the farmers to help their achieving economic scale and have their objectives like production, procurement, harvesting and grading, pooling and handling, marketing of agriculture, selling and export or import of agricultural produce. So you can even export or import your agricultural produce with the help of FPC. Now, what are the benefits to the farmer producer company if they get registration? So I just told you about they have the ability, and they have some kind of benefit as compared to the unregistered companies. So or organization, they have the more credibility in the market. They can get easy loans, and easy acceptance of the loans can be made. Limited liability and separate legal identity. They have the limited liability. Each members have their own liability, which is limited in the form of their shares, which they purchased at the time of incorporation of the company. And the producer company has separate legal identity, which is apart from their members and directors. It can also own a property for the benefit of the company and the members of the organization. It has ease in management and registration. There is a very easy task of management after a company being registered, and it is very easy to manage. They can also accept the deposit as per the provisions of the Companies Act 2013. Next, the importance activities of POs. It helps in procurement of inputs, disseminating of marketing information, disseminating of technology and innovations, which helps in identifying the different technologies which are and innovations which are going to take place in the market and which are available in the market. Facilitating finance for the input. It also helps in getting finance for the purchasing inputs and other facilities. Aggregation and storage of produce. It also helps in storage of the produce, transportation and other activities. Primary processing also can be done with the help of POs like drying, cleaning and grading. These are the basic things. Branding, brand building, packaging, labeling and standardizations can also be made with the help of POs. POs can also regulate quality controls, marketing to institutional buyers, participation in commodity exchange, and it can also export the products. FPO promotion and development process. FPO can be formed in a easy manner. If you have nothing in the market, then you can first go and identify the clusters in the market. Clusters here, I mean, like if you go in the market and found a people of like-minded people who want to form a farmer producer organization for the benefit of the farmers. So these are the clusters. Diagnostic study is the second step, which include study of the basic things, what is required and what are the problems in the market for the farmers and how we can solve these problems. Next is feasibility analysis. Here we can analyze and make the feasibility studies on the basis of legal,
and on the other parameters. Then the baseline assessment. For the baseline assessment, you can make the assessment of the things such as what are the cost involved in making an organization, what are the credibility situation, what will be the lines on which we can make an organization. Then business planning. It includes planning of the business, how the business will run and function according to the plans. Mobilization of farmers. Now it will go to the farmers and mobilize them and make them to work for the organization and for the betterment and benefits of themselves. Organizing and formalizing. It is the basic concept of business studies, which is organizing and formalizing all the company structure in a proper manner so that there is smooth functioning of the organization. Now, the resource mobilization. The resource mobilization, it includes mobilization of resource in a proper manner so that you will have the all the kind of resources available to the organization in a proper manner, and there will be no lack or restricted resource available to the organization. Then there should be a system development. In this stage, the system development stage, the system is properly managed and developed, that how the organization will run in the market, and what will be the procedure which will go in the market and within the organizations. Now the last is assessment and audit. Sorry, the business operations. In this stage, the businesses operate in the market, and the business operations are run on the basis of the planning which is done in the baseline assessment and business planning stage. Last stage is assessment and auditing. In this, the assessment is done for the organization that it has met the criteria which they have done in the diagnostic study, and is there any uh, 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 things which is involved, so that they can make more emphasis on the areas which are lack in the audits. अच्छा, Next. एक बात बताएंगे Yes sir. अभिषेक कि Yes sir. जैसे ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने में समय कितना लगता है लगभग? Sir, it will include for the registering of the Like company. approval Yeah, from government and all these things. How much time is it going to take? yeah, sir. Like if you generate the run form for the registering of the name, then it will take around 1 day, and you will have the 20 days for the registration of name, because you have registered your name of the Yeah, company. yeah. And for the whole process, it will take around 1 month for getting a certificate of incorporation for any firm. Like तो if एक you महीने go में for the शुरू हो सकता है, राइट राइट. yes, yes, एंड yes, yes. हाउ मच विल इट कॉस्ट? पूरी एफपीओ को शुरू करने की प्रोसेस में कितना समय, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है लगभग? Sir, it will take around अप्रोक्सीमेट 30. Yes, sir. It will take. It will be around 30 to 35,000, because you means will I also. mean within 50,000 a person can start an FPO. That Yes, is sir. what you Yes, sir. mean. It is That the is, I mean, all government basic fees, and all less the investment. structure. Yes, sir. Yes, yes. It is a very So how basic much and will it very cost? less included amount which you can invest and form a FPO in an easy manner and can earn a So lot. can The an money. FPO get a loan easily for purchase of farm equipments and farm machines and all these things from the market? क्या Yes, एफपीओ sir. Yes, sir. लोन मिल सकता है इन सब के लिए आराम से? दैट मीन्स एफपीओ के द्वारा कोई भी किसान अपनी एक्टिविटीज को बड़े स्केल पे ले जा सकता है, अपने Yes, खेत sir. को मॉडर्नाइज कर सकता है, अपने खेत में Mm-hmm. मॉडर्न तरीके से खेती कर सकता है और पूरी तरह से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स परचेज कर सकता है. उसको फाइनेंस की जो पहले प्रॉब्लम आती थी वो नहीं आएगी. अगर उन्होंने Yes, एफपीओ sir. बना लिया तो उनको जो फाइनेंस की जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आएगी. वो आराम से लोन लेकर के एफपीओ के बेस पर मशीन्स, इक्विपमेंट्स लेटेस्ट परचेस कर सकते हैं और स्टोरेज सिस्टम भी बना सकते हैं. मेरे ख्याल से गोदाम वगैरह बनाने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं Yes, है. sir. No, no, sir. देख, There are around more than 10 schemes which are given by the government, in which you can do anything which for the farmers, and non-farmer activities included in that also. वो So 10 एक्टिविटीज you कौन can. सी है? कैन यू टेल मी व्हाट Yes, आर sir. दोस? Yes. व्हाट आर दोस? वो लिस्ट आप Yes, बना, sir. वो They are लिस्ट the. दें एक These बार are the. कि 10 This is एक्टिविटीज the कौन सी 10 आप important एफपीओ government काम कर सकते schemes. हैं? Yes, हाँ. sir. Yes, sir. These are the 10 important government schemes for the private for the agriculture sector, which are given by the government. First is ENAM, which is the National Agriculture Market.
it is a pan-India electronic trading portal for trading in mandis. You can have only need to have a laptop and the internet connections. You can go and sell your commodities in the market through this trading portal. This is the easiest and the best mechanism which is provided by government. Second is National Mission for Sustainable Agriculture. It is formulated for enhancing agriculture productivity, especially in the rain-fed areas, which is focused on integrated farming, water use efficiency, soil health management, and synergy resource conservations. In this, the government is go for main focused on the areas which has rains in the area, and water efficiency is established, and then they can make the schemes for better future of the farmers. Third is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. In this, you can see the this Sinchai. There is a word in Hindi called Sinchai. One nation and one Sinchai. All the farmers can get Sinchai in that for their farming lands. Next is Paramparagat Krishi Vikas Yojana. It is an initiative which is made to promote organic farming in the country, which was launched in 2015 by the NDA government. The whole idea on this, that organic farming is the best farming method which we can use for making and enhancing our farming, because we are using pesticides and other equipments and pesticides and other things, fertilizers, which is degrading the soil fertility and affecting the soil. So it is an initiative which is used to promote organic farming. Next is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. In this, the government is sponsoring the crop insurance, which integrates multiple stakeholders on a single platform. You can go and take the insurance on your crop which you have grown in the your crop seasons. Next is Gramin Bandhara Yojana. In this, you can go to any place, and any place for the storage which is made by the government for the storage of the crop items. You can go and deposit your stock in this Bhandara Yojana, and it will be it will be on a very less cost which is involved in that. Growing crops, then your lively stocks. Yes, sir. Yes, लास्ट स्कीम बाकी है क्या? कौन सी स्कीम बोल रहे हैं आप? Yes. Sir, there is though 3 or 4 schemes are left. Otherwise, all are your. 3-4 कौन सी हैं? बताइए. Yes, sir. Lively stock insurance scheme, in which if you are growing crops with your lively stock such as cow and other buffaloes, then you can get insurance cover for their same also. Next is scheme on fisheries training and extensions. Like some fishermen is going for the fisheries, and they want a training for their extension of the business. They can also get training and extension help from the government. Next is national scheme on welfare of fishermen. This scheme provide financial assistance to the fisheries and for the construction of house, community hall, and creation and communication working place, so that they can get assistance during the lean period through saving cum relief components. So there will be a very good step taken by the government for the welfare of fishermen. Last is micro irrigation fund. In this, irrigation funds are given by the government through the means of banks to the poor farmers, so that they can get irrigated their farmlands. So these are the basic 10 important schemes given by government. Yes, sir. Now you can So ask. that means अगर इन 10 में से 2-4 स्कीम्स भी किसान काम में लेने लग जाएं, तो Yes, उनकी sir. इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हो सकती है. जैसे Yes, sir. Yes. आपने बताया इनाम, तो इनाम Yes, sir. को कोई भी फार्मर आराम से अपने घर पे बैठा लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है, ई मित्र के जरिए कनेक्ट कर सकता है, और Yes, इनाम sir. के जरिए उसको अच्छा दाम मिल सकता है अपनी फसल का. फिर Yes, आपने sir. Because ऑर्गेनिक परंपरागत कृषि की योजना का बताया, और कृषि Yes, की sir. सिंचाई व्यवस्था का बताया, लाइव स्टॉक स्कीम का बताया,
तो ये सारी वो योजना है जिनको कोई भी किसान अपने क्षेत्र में काम में ले सकता है, और एफपीओ के जरिए काम में लेंगे तो और भी अच्छा है। एफपीओ के जरिए सबसे बड़ा फायदा किसान को ये है कि किसान के लिए लोन लेना बहुत आसान हो गया, और उसकी लायबिलिटी लिमिटेड। बाई चांस उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फसल खत्म हो गई, किसी कारण से उसको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, तो उसको कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफपीओ लिमिटेड लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। फार्मर की व्यक्तिगत संपत्ति सलामत रहेगी, फार्मर को, किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इंश्योरेंस भी होती है इसमें, जैसा आपने बताया कि किसान की फसल की इंश्योरेंस भी होती है। तो ये Yes, sir. सारी वो योजनाएं हैं जिनको हर किसान को समझना चाहिए। और एक चीज तो आपसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि भारत के ज्यादातर किसान अंग्रेजी नहीं जानते, तो उन किसानों के लिए उनकी लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में ये पूरी योजनाएं होनी चाहिए। और एफपीओ के बारे में आप सरल भाषा में किसानों को उन्हीं की भाषा में समझाइए, ताकि किसान इस योजना से लाभान्वित हो सके और इस योजना को अपने अपने खेतों में लागू कर सके, अपने अपने गांव में शुरू कर सके। अगर 2 गांव भी आगे आ जाते हैं जो अपने सारे किसानों को एफपीओ में रजिस्टर कर लेते हैं, और इस प्रकार अगर 4 साल में वो अपनी इनकम को डबल करके दिखाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा, और उससे दूसरे किसान भी प्रोत्साहित होंगे। वो भी अपने अपने गांव के अंदर इस प्रकार के एफपीओ शुरू करेंगे, और इस प्रकार अपने देश के अंदर, गांव के अंदर फिर से खुशहाली आने लग जाएगी। तो जरूरत इस बात की है कि कोई एक गांव आगे आए, गांव के सरपंच आगे आए, और वो कहे नहीं ठीक है, हम अपने गांव के अंदर एफपीओ शुरू करेंगे। इसके लिए पहल गांव के लोगों को करनी पड़ेगी, सरपंच को पहल करनी पड़ेगी। सरपंचों को, जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। उनको ये प्रयास करना पड़ेगा कि अपने अपने गांव के अंदर एफपीओ शुरू करने पड़ेंगे। जब गांव के अंदर, मान, भारत में करीब 7 लाख गांव हैं, 7 लाख गांव का अगर अपन 1% भी मान लें तो 7,000 होता है। अगर भारत में 7,000 एफपीओ भी शुरू हो गए, तो भारत के अंदर आर्थिक तरक्की बहुत तेज गति से शुरू हो जाएगी, और भारत के अंदर जो लोगों का पलायन है गांव से शहर, वो रुक जाएगा। लोग गांव में जाने लग जाएंगे, गांव के अंदर एफपीओ के जरिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी शुरू कर देंगे। अभी तो 10 योजनाएं ही हैं, लेकिन अगर लोग इस क्षेत्र में रुचि लेंगे, आगे बढ़ेंगे और आवाज उठाएंगे, तो हो सकता है भारत सरकार 10-15 योजनाएं और ले आए, जिससे किसानों को वाकई में फायदा मिले। अब आप देखिए, किसानों को सही ढंग से अपनी आवाज उठानी चाहिए, सही ढंग से अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, सही परिप्रेक्ष्य में और तर्क के साथ, फैक्ट्स के साथ। अगर किसान आगे आकर के भारत सरकार को ये आवाज पहुंचाते हैं कि किसानों के लिए, गाय पालने के लिए, ऊंट पालने के लिए, बकरी पालने के लिए सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेके आएंगी, क्यों नहीं लाएगी भाई। आज आप देखिए, अभी अभिषेक जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कोई भी व्यक्ति मछली पालन का काम करता है, मछली पकड़ने का काम करता है, सॉरी, तो भारत सरकार के से उसको सहायता मिलती है। तो जब मछली पकड़ने के लिए सहायता मिल सकती है, तो गाय पालने के लिए क्यों नहीं मिल सकती, ऊंट पालने के लिए क्यों नहीं मिल सकती, बकरी पालने के लिए सहायता क्यों नहीं मिल सकती। और इस प्रकार की सहायता से किसानों के लिए शुरू का जो पीरियड होता है जिसमें उनको घाटा होता है, उस पीरियड से वो बच पाएंगे, उनको घाटा नहीं होगा और वो अपना काम चालू कर पाएंगे। जब उनके पास शुरुआत में उनके पास एक गाय है, तो हो सकता है उनको लॉस हो रहा है, फिर उनके पास 3, 4, 5 गाय हो गई, तो धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, और शुरुआत में जो सरकार से उनको सहायता मिली, उससे उनको आगे बहुत फायदा मिलेगा। तो बात यह है कि किसानों को सरकार की योजनाओं को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उनको अपने अपने क्षेत्र में लागू करके उनसे फायदा लेना चाहिए। और जो कृषि अधिकारी हैं, उनको ये चाहिए कि भारत सरकार की योजनाओं को बिल्कुल सरल शब्दों में किसानों को बताएं, समझाएं, और इंस्पेक्टर की तरह नहीं,
मित्र की तरह काम करें। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो इंस्पेक्टर की तरह काम करते हैं। अगर अंग्रेजों के समय में वो इंस्पेक्टर की तरह काम करते तो बात समझ में आती, क्योंकि अंग्रेजों का काम ही यही था कि भारतीय लोगों को डंडे मारना, भारतीय लोगों को हतोत्साहित करना, भारतीय लोगों का मॉरल डाउन करना, तभी तो वो राज कर सकते थे। लेकिन अब अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी इंस्पेक्टरी रह गई, इंस्पेक्टरी की जो आदत है वो नहीं गई। तो जितने भी सरकारी अधिकारी है वो इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हैं, जबकि उनको मित्र की तरह काम करना चाहिए। कई मित्र की तरह भी काम करते हैं, और जो मित्र की तरह काम करते हैं उनका लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपस में बातचीत में भी कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये सरकारी अधिकारी मदद करता है। लेकिन जो इंस्पेक्टर की तरह काम करते हैं उनसे लोग भय भी खाते हैं, डर भी लगता है उनको, परेशान भी होते हैं। और आप जानते ही हैं जो इंस्पेक्टर के तरह काम करते हैं उनके कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐंठना चाहते हैं, जो गलत परंपरा है। आज कितना अफसोस की बात है कि हमारे देश में किसानों को छोटी छोटी बात के लिए तहसीलदार के, पटवारी के, गिरदावर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। होना यह चाहिए कि इसका उल्टा हो, यानी किसान के काम के लिए आज किसान बिल्कुल छोटे से काम के लिए तहसीलदार के, पटवारी के, गिरदावर के 10 बार चक्कर लगाता है। होना इसका उल्टा चाहिए कि पटवारी है, गिरदावर है या तहसीलदार है, वो किसान के पास आए, उनसे अनुरोध करे कि भाई हम आपकी मदद कैसे करें। क्योंकि ये जो सरकारी विभाग है, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी ड्यूटी है, इनका कर्तव्य है कि वो देश के किसानों की मदद करें। सरकार ने इनकी नियुक्ति इसीलिए की है कि ये किसानों की मदद करे। ये समस्या ये हुई कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने पूरा का पूरा सिस्टम अंग्रेजों का एज इट इज भारत में लागू कर दिया, एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो जो पिछला सिस्टम था वो इसमें यह था कि कलेक्टर हुआ करता था, जिसका काम होता था किसानों से शोषण करना, फसल को कलेक्ट करना, पैसे कलेक्ट करना। लेकिन अब आजादी के बाद हम लोगों को, सरकारी अधिकारियों को यह बताना जरूरी था कि अब आपका रोल चेंज हो गया है। अब आपका काम किसानों से शोषण करना नहीं है, अब आपका काम उनकी मदद करना है। आपका रोल चेंज हो गया है, आपकी भूमिका बदल गई है, आपका काम बदल गया है, आपके उद्देश्य बदल गए हैं, आपके कर्तव्य बदल गए हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं किया, और इसी कारण आज 70 साल बाद भी वो ही अंग्रेजों वाला ढर्रा बरकरार है। किसान सर झुका करके बात करता है तहसीलदार के सामने, पटवारी के सामने, गिरदावर के सामने। क्यों? उसने कोई चोरी थोड़ी की है। उससे सीना तान करके बड़ी मजबूत आवाज में बात करनी चाहिए। और होना ये चाहिए कि जो देश के सेवक हैं, ये सभी सेवक हैं, पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर, ये लोग सेवक हैं, और इनको अपनी सेवा के जरिए अपने देश की सेवा करनी चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए, मित्र के रूप में, किसान मित्र बन करके। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं। इसका मतलब एक तहसीलदार, एक पटवारी, एक गिरदावर जो किसान के साथ अकड़ के बात कर रहा है, वो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा। और छोटे छोटे काम के लिए किसान को चक्कर लगवाना कोई अच्छी बात नहीं है। किसान खुद अपने काम के लिए आए तो बात अलग है, बाकी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसान के काम घर बैठे हो सकें, घर बैठे किसान के काम हो सके, ताकि किसान अपने फसल पर और अपने खेत पर ध्यान दे सके। और सरकार को भी चाहिए कि जीपीएस और इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, अधिक से अधिक इस्तेमाल करे, ताकि किसान से संबंधित सूचनाएं कलेक्ट करने के लिए किसान को परेशान करने की जगह इंटरनेट के जरिए, सैटेलाइट के जरिए वो डेटा कलेक्ट करे। और अगर किसी किसान की फसल खराब हुई है तो किसान को आवेदन करने की क्या जरूरत है? आपके पास सैटेलाइट डेटा है, इंटरनेट के जरिए आप डेटा से देख सकते हो कि फसल को नुकसान पहुंचा है, तो आप उसके लिए तुरंत इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश देवें कि वो किसानों को उनकी फसल के मुआवजे के लिए बंदोबस्त करे। तो ये सुधार जरूरी है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी जरूरी है और किसानों की मदद करना भी जरूरी है। और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और इस प्रकार के दूसरे प्रावधान जो सरकार लेके आई हैं, इन सब में एक बड़ी समस्या यही आती है कि देश की कार्य प्रणाली सारी अंग्रेजी में है। देश के किसान स्थानीय भाषा में काम करते हैं, स्थानीय भाषा में जीते हैं। देश के 150 करोड़, देश के 100 करोड़ किसानों को
अंग्रेजी नहीं सिखाई जा सकती। बेहतर ये होगा कि जो 2-3 करोड़ लोग जो अंग्रेजी जानते हैं उनको बदल दिया जाए, उनको पूरी तरह से बदल दिया जाए कि या तो आप स्थानीय भाषा में काम करिए, हिंदी भाषा को अपनाइए, स्थानीय भाषाओं को अपनाइए, उनमें काम करिए, अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव लाइए, और या किसी दूसरे देश चले जाइए। क्योंकि हमें अपने देश की तरक्की करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है, और इस देश की तरक्की के लिए हमें बॉटम ऑफ द पिरामिड की नीति अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जो देश के ग्रामीण लोग हैं उनको सर्वोच्च मानना पड़ेगा, जो देश के ग्रामीण लोग हैं उनको सबसे शिखर पर मान के चलना पड़ेगा, और उनको शिखर पर मान करके ही हमें नीतियां बनानी पड़ेगी। हमें अब कानून उन लोगों की भाषा में बनाने हैं जो लोग उसको समझते हैं। अगर किसान अंग्रेजी नहीं समझते तो आप अपनी योजनाएं अंग्रेजी में मत बनाएं। आपको चाहिए कि सारी योजनाएं स्थानीय भाषा में लागू हों। समस्या ये है कि सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता न हिंदी जानते हैं, न हिंदी में काम कर पाते हैं। उनको हिंदी के 4 शब्द भी नहीं आते, क्योंकि कलेक्ट्रेट के एग्जाम के लिए हिंदी में महारत होना जरूरी नहीं है, स्थानीय भाषाएं आना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में अच्छा है तो वो कलेक्टर बन सकता है, आईएएस अधिकारी बन सकता है। यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि कृषि से संबंधित जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी काम कर रहा हो, उसको स्थानीय भाषाओं की समझ होनी जरूरी है, उसको हिंदी आना जरूरी है, तभी उसको वो काम करने का अधिकार मिले। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं नहीं जानता, मैं हिंदी में नहीं लिख सकता, मैं योजनाओं को स्थानीय भाषाओं में नहीं लिख सकता, तो उसका किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर करिए। कृषि से संबंधित सारे काम स्थानीय भाषाओं में होने चाहिए। और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आज के इस समय में, ये सब काम संभव है। ऐप्स बनाए जा सकते हैं जिससे किसान अपनी ही भाषा में, जैसे गुजरात का किसान है तो गुजराती भाषा में, राजस्थान का किसान है तो राजस्थानी भाषा में, अपनी राजस्थानी भाषा में वो बात करे, और सरकारी अधिकारी से अपने बात रखे, और सरकारी अधिकारी भी उसी की भाषा में ये बताए कि आपका ये काम है, इसको इस तरह से किया जाना चाहिए। बैंक का अधिकारी है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको बनवाने हैं, जिन पे उनके किसान के साइन करवाने हैं, वो स्थानीय भाषा में तैयार करवाए। अब क्या दिक्कत है? क्या ये संभव नहीं है? अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण वो आराम से स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो किसान से अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवाएं, किसान से स्थानीय भाषा में डॉक्यूमेंट तैयार करवा के उन पे साइन करवाएं। जितने भी सरकारी महकमे हैं वो स्थानीय भाषा में बात करें, जितने भी सरकारी विभाग हैं वो स्थानीय भाषा को महत्व दे, क्योंकि ये अप्रोच अडॉप्ट होगी तभी देश में तरक्की होगी। बॉटम अप अप्रोच मतलब जो लोग एकदम धरातल पर हैं, जमीन पर हैं, उनको हमें शीर्ष मानना है, उनको शिखर पर ले जाना है, उनको शिखर मानना है। क्योंकि देश के अंदर विकास तभी संभव है जब हम, जो लोग साधारण लोग हैं, जो जमीन पर हैं, उनको भी हम असाधारण मानेंगे, तो हर व्यक्ति असाधारण हो जाएगा, और हर व्यक्ति असाधारण होगा तो देश में तरक्की बहुत ज़्यादा हो पाएगी। अभी जो अप्रोच है वो हायरार्किकल अप्रोच है। उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि गिने चुने लोग जो फला क्वालिफिकेशन होल्ड करके हैं, अंग्रेजी जानते हैं, फला एग्ज़ाम दे करके शिखर पर आ गए हैं, वही नीति बनाएंगे, और वो एक अंग्रेजी भाषा में ही अपनी नीति बनाएंगे। कुछ लोग उसको समझेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, या बिना ट्रांसलेट किए दूसरों को बोलेंगे कि भाई आप अंग्रेजी सीखिए और इस भाषा के अनुसार काम करिए। ये गलत नीति है, इससे हमारे देश में तरक्की संभव नहीं है। तो आपको आज के इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में आपने अपनी पूरी डिटेल में योजना बताई। जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, इस प्रेजेंटेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, किसानों के बीच शेयर करें। अभिषेक जी के मोबाइल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं प्रेजेंटेशन पर। आप में से जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, अभिषेक जी से संपर्क करें, ये आपकी मदद करेंगे। अभी हाल फिलहाल भारत सरकार की सारी नीतियां इस प्रकार की हैं जिसमें सिर्फ अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाता है, और ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो जब हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, किसान अपनी आवाज़ उठाएंगे, भारत के जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो ये संभव हो पाएगा कि सारी नीतियां स्थानीय भाषा में बने, ट्रांसलेट नहीं हो। ट्रांसलेशन में बड़ा मामला गड़बड़ होता है, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में अपनी नीति बनाते हो फिर उसको स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करते हो तो इतना मुश्किल बन जाता है कि समझ में ही नहीं आता।
क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत मुश्किल शब्द काम में लिए जाते हैं। तो चाहिए ये कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय भाषा को जानते हैं, उसी में वो नीति बनाए और वहां पर वो लागू हो। क्योंकि नीति बनाने में आपको कोई बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट थोड़ी बनाने हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस आप ऊपर अपने लेवल पर पूरे देश के लिए एक जैसी गाइडलाइन बना दीजिए। स्थानीय लेवल पर उसकी डिटेल्ड गाइडलाइन स्थानीय भाषा में बने, जिसको स्थानीय लोग अपनी ही भाषा में तैयार करें। आपको ट्रांसलेट करना है तो उससे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो। अंग्रेजी में बना करके हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो बड़ा मामला गड़बड़ होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के वक्त अक्सर जानबूझ के बहुत मुश्किल भाषा काम में ली जाती है और अर्थ को अनर्थ बना दिया जाता है, समझ में भी नहीं आता। तो हम चाहते हैं हर डॉक्यूमेंट स्थानीय भाषा में बने जितना हो सके, और इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, देश के जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, देश के अंदर विकास का नया तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो अब संभव हो पाएगा। इतने सालों तक संभव नहीं हुआ, अब संभव हो पाएगा। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है आपको हम जल्दी ही दोबारा तकलीफ देंगे, और जो मेरे श्रोता जो मेरा ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, अपना ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, वो आपसे फिर संपर्क करेंगे। और हम चाहते हैं अधिक से अधिक किसानों तक हमारी बात पहुंचे, अधिक से अधिक किसान आत्मनिर्भर बने, और देश की जो नई योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो योजनाएं बनाई हैं भारत सरकार ने, उसका अधिक से अधिक किसान फायदा ले और अपनी आमदनी को दुगना या चौगुना करे, क्योंकि तभी उनको भी खुशी मिलेगी और तभी लोगों को फिर से खेती से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, गांव की तरफ लौटने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वो आज की ज़रूरत है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।